सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस दिन आपकी मुलाकात हुई सीमा सचिन से और नेत्रपाल से जो उसके पिता हैं, क्या सिचुएशन था? किस सिचुएशन में आज आपके पास? देखिए, सिचुएशन ये था कि नेत्रपाल को तो मैं ऑलरेडी पहले से जानता था जी। क्योंकि कस्बे के ही रहने वाले हैं नेत्रपाल, और उनसे मैं पहले से ही भली भांति परिचित था। लेकिन ठीक है। सचिन का जिस दिन रिमांड कोर्ट में आया, सचिन, सीमा और नेत्रपाल तीनों गिरफ्तार होकर के कोर्ट में आए, तो मैं कोर्ट से निकल रहा था तो नेत्रपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो नेत्रपाल जी ने जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे मिनकी कैसे साहब? तो जो कहा यार हमारी जमानत कराइए। मैंने फिर उनके पेपर देखे तो मैंने सचिन को उसी दिन देखा था, उससे पहले मैंने सचिन को कभी नहीं देखा। उसके पिताजी से भली बात परिचित था मैं, और ना ही सीमा को तो देखने का तो मतलब ही नहीं था जी। जब वो कोर्ट में उनका रिमांड पेश हुआ तो मैंने उनके पेपर देखे, तो उनसे सारी बातें करी मैंने सचिन के पिताजी से। तो उनको मैंने भरोसा दिलाया कि मैं आपकी कल, चूंकि देखिए कानून की बात है तो मैंने उनसे कानून के तरीके से बात करी, तो मिनकी कल मैं आपकी बेल करा दूंगा। लेकिन सुनो, उसमें थाना पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इनके साथ रही थी जी। सचिन और नेत्रपाल के प्रति। जी। क्योंकि जो हमारा जो कानून है, भारतीय कानून है 41 ए CRPC का नोटिस इनको तामील कराना चाहिए था जी। नेत्रपाल और सचिन को। जी। अब चूंकि इनको तो ये जेल भेजने थे, तो उन्होंने, पुलिस ने अपनी FIR में लिखा कि इन्होंने 41 ए CRPC का नोटिस तामील करने से मना कर दिया। अच्छा। अब मना तो इन्होंने ये कर दिया चूंकि ये जानते ही नहीं थे कि 41 ए CRPC होता क्या है। तो थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए एडवोकेट साहब। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि ये कोर्ट पर इनको ऑर्डर होता है कि ये रिमांड पर लिए जाएं, तो क्या कोर्ट से निकलते वक्त आपसे मुलाकात हुई? क्योंकि ये तो जेल जा रहे थे। देखिए रिमांड लेना, आप क्या समझ रहे हैं? रिमांड लेना रिमांड लेना मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसी की तैसी होगी? क्या समझ रहे हैं? नहीं, रिमांड लेना ऐसी की तैसी नहीं, यानी कि मारपीट नहीं, कुछ नहीं। रिमांड सीट होती है, रिमांड पेपर होते हैं जो कोर्ट में रिमांड सीट दाखिल की जाती है। तो रिमांड लेना, मैं आपको, आपके जो दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रिमांड लेना एक मारपीट नहीं होती। रिमांड सीट जो कोर्ट में पेपर वगैरह, जो FIR, उनकी गिरफ्तारी मेमो वगैरह पेश की जाती है, उसको रिमांड सीट बोलते हैं। ठीक है। तो ये नहीं है कि उनके ऐसी तैसी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिमांड सीट हर मुलजिम जो भी गिरफ्तार होकर आएगा उसकी रिमांड सीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। तो ये गिरफ्तारी हो चुकी थी और 3 जुलाई की बातचीत है मेरे ख्याल से। जी, 3 जुलाई इनका जो रिमांड कोर्ट में आया था, मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, जिस दिन ये गिरफ्तार होकर आए थे वो 4 जुलाई था, 4 जुलाई। तो गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए थे? ये जेल गए थे, 4 जुलाई को ही ये जेल चले गए थे। और चूंकि 5 जुलाई को हमारी कोर्ट में जो स्ट्राइक रही थी, वकील थे वो हड़ताल पर रहे थे, तो 5 तारीख को नेत्रपाल की बेल नहीं हो पाई। 6 तारीख को मैंने नेत्रपाल की बेल करा दी और 7 तारीख को मैंने सीमा और सचिन की बेल माननीय न्यायालय द्वारा अलाउ कराई। लेकिन ये हमें ये खबर, क्योंकि इनके जो वकील साहब है गुलाम हैदर के, उन्होंने बताया था कि 3 तारीख को इनकी गिरफ्तारी होती है और 5 तारीख को FIR दर्ज होता है। तो थोड़ा सा इस पिक्चर को भी क्लियर करिए। देखिए, क्या बोला आपने? 3 तारीख को गिरफ्तारी होती है इन तीनों की और 4 तारीख को इनके खिलाफ FIR दर्ज होता है। पहला तो ये सवाल है। दूसरा एक और पूछूंगी, पहले आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। जी, देखिए 3 तारीख को किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी होने के बाद तो थाना पुलिस द्वारा जब किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष मुलजिम को प्रस्तुत किया जाता है।
तो बेशक इनकी 3 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, तो इनकी जो गिरफ्तारी मेमो तैयार हुई है और उनको जो 4 तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी जो रिपोर्ट जो थाने से इनको मुहैया कराई गई होमन सर को, उस रिपोर्ट में ये भी था कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो हरियाणा से हुई थी, बुलंदशहर से नहीं, उनकी बहादुरगढ़ से। नहीं, बहादुरगढ़ तो नहीं, सॉरी, बल्लभगढ़ से बताया। बल्लभगढ़, यस, बल्लभगढ़ से। तो हाँ, बल्लभगढ़ से इनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या ये संभव है कि बल्लभगढ़ से अगर गिरफ्तारी हो रही है तो रबूपुरा थाना जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है? जी बिल्कुल, रबूपुरा थाना एक्शन ले सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले सीमा और सचिन कस्बा रबूपुरा में ही रह रहे थे। जो घटना स्थल है वो रबूपुरा का ही था, तो इसलिए जो इनकी जो एफआईआर है वो थाना रबूपुरा में भी लॉन्च की जा सकती है। और जो एफआईआर हुई थी, एफआईआर कौन सी धाराएं लगी थी एफआईआर में इन लोगों के खिलाफ? देखिए, एफआईआर में जो धाराएं लगी थी 120B और 14 विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम था उसमें, लेकिन पासपोर्ट अधिनियम का सेक्शन नहीं बनता था, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम को विलुप्त कर दिया गया। मतलब तो 14 विदेशी अधिनियम नहीं, एक क्राइम नंबर में 2 सेक्शन है, 14 विदेशी अधिनियम और 120B। ओके, 2 एफआईआर में, एक एफआईआर में। एक फॉरेन एक्ट था और दूसरा 120 फॉरेन एक्ट और 120B आईपीसी। ओके, एंड ये पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट क्यों नहीं लगा इसके खिलाफ? पासपोर्ट, चूंकि पासपोर्ट सीमा के पास अवेलेबल था इसलिए नहीं लगा। अच्छा, और बच्चों को पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ओके। अब ये बताइए कि फिर आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं नेत्रपाल जी कि भाई हमारी बेल कराइए, उसके बाद क्या होता है? आप उसको कंटिन्यू करिए। देखिए, नेत्रपाल जी ने मुझसे बेल का कहा, तो मैंने 5 तारीख को नेत्रपाल जी की बेल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई। उसके बाद नेत्रपाल सिंह जेल से रिहा हो गए और अगले दिन 7 तारीख को नेत्रपाल सिंह मेरे घर आए, मेरे ऑफिस पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि सचिन और सीमा की बेल डालिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोर्ट आइए, मैं उनकी बेल डालता हूँ माननीय न्यायालय के समक्ष। तो मैंने सबसे पहले जो बेल डाली वो डाली मैंने सचिन की, क्योंकि सचिन नेत्रपाल का लड़का था और नेत्रपाल से मैं भली भांति परिचित था, तो सचिन की मैंने बेल डाली। सीमा की बेल मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं सीमा को नहीं जानता, ठीक है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब नेत्रपाल सिंह मेरे पास आए तो नेत्रपाल सिंह को मैंने कहा कि भाई सीमा की बेल तो मैंने नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। तो नेत्रपाल सिंह खुद सीमा के पैरोकार बने और मैंने नेत्रपाल सिंह का एफिडेविट लिया और तब उसके बाद में मैंने सीमा की माननीय न्यायालय के समक्ष बेल डाली और जो स्वीकृत हुई। अच्छा, एक चीज जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि सीमा जो है यहाँ भारत में इलीगली घुसी है, तो ऐसे में उसको कैसे बेल दे दिया गया और दूसरा बेल किस कंडीशन पे दिया गया? देखिए सुनिए, सीमा इनलीगल घुसी हो, इनलीगल तो है ही है, इनलीगल घुसी हो या लीगल घुसी हो, सेक्शन उस पर लगा 14 विदेशी अधिनियम और 120B। तो इसमें विदेशी अधिनियम में जो है 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। ठीक है। तो इसी के एक माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन है सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, उसी के तहत मैंने इनकी माननीय न्यायालय द्वारा बेल कराई। और ये जो नेत्रपाल जी हैं, इन्होंने एफिडेविट में क्या लिखा था?
एफिडेविट में ये लिखा था मतलब कि मैं सीमा का सचिन की वाइफ बताया था या क्या, मतलब सचिन की बीवी बताया या क्या बताया? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो एफआईआर है, एफआईआर में सीमा का जो नाम है, सीमा वाइफ ऑफ क्या है उनका नाम, गुलाम हैदर, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो उसी में, उसी के तहत मैंने उसकी बेल डाली, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। लेकिन बेल जब मेरी अलाउ हुई माननीय न्यायालय द्वारा, उसमें शर्त खोली गई, एक तो ये अपना एड्रेस चेंज नहीं करेगी, दूसरा भारत छोड़ करके नहीं जाएगी, तीसरा एक अंडरटेकिंग देगी कि मैं जो भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, माननीय न्यायालय द्वारा जो शब्द है उसको मैं फॉलो करूंगी। लेकिन अब चूंकि मुलजिम जो है जेल में है, तो मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि हुजूर मैं तो अंडरटेकिंग दूंगा नहीं, मुलजिम जेल में है, अंडरटेकिंग पर उस पर साइन कौन करेगा, जिम्मेदारी अधिवक्ता की आ जाती है उस पर। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि अंडरटेकिंग मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैंने एक शर्त पर अंडरटेकिंग दी कि यदि अंडरटेकिंग देने के बाद में यदि जेल से अंडरटेकिंग पर साइन होकर अभियुक्तों के कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, इसी शर्त पर मैं अंडरटेकिंग दे सकता हूं।